गैर कांग्रेसी दलों के लिए फेवरेट टॉपिक है आपातकाल। जब तक कांग्रेस की सरकार थी आपातकाल सवाल होते ही नहीं थे। जब से कांग्रेस सरकार बदली है आपातकाल से धनाधन सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको आपातकाल स्वाभाविक रूप से कंपेयर कैसे हम पीटी में पढ़ते हैं, फिर वो तरीका आपको बता दें। आपातकाल संविधान किस भाग में है? नहीं, पांचवें भाग में नहीं, पांचवें भाग में संघ सरकार है, ये ब्लंडर है। आपातकाल किस भाग में है? 18। अब इसके पढ़ने का तरीका क्या है? आपातकाल के पहले क्या है और आपातकाल के बाद क्या है? आपातकाल के पहले 17वां भाग होगा, आपातकाल के बाद में 19वां भाग होगा। तो 17वें भाग में क्या है? क्या? लैंग्वेज, कितनी कॉन्फिडेंटली बताया बच्चे ने। और 19वें में क्या है? विषय में संशोधन है। मैं 19वां पूछ रहा हूँ। प्रकीर्ण शक्ति है, विशेष प्रावधान। इसका मतलब एक तरीका है कि पढ़ने के फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिए। भाई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जाते हैं तो बेसिक बातों का आप कहीं वाइड नहीं कर सकते। भाई एग्जामिनर पूछे नहीं पूछे, कुछ बेसिक बातें आपके जहन में होनी चाहिए पीटी के लिए। तो 7वें भाग में क्या है? है? अरे भाई राज्य है, 6ठे में राज्य है, 7वें में यूटी है, क्या है? एक बार चेक कर लेना। इसलिए एक बार भाग तो याद कर लीजिए। 15वें में क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और 15वें भाग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस तरीके से एक बार देख लीजिए आप कम से कम। मालिक भाई जो हम देख रहे हैं तो बेसिक फ्रेमवर्क तो याद ही होने चाहिए। आपातकाल को हम कंपेयर कर लेंगे। एक बेसिक सी बात है, कंपेयर कैसे? 352, 356, 360। और हम कंपेयर तीनों कैसे करेंगे? पहला, आपातकाल लगाने के आधार क्या है? एक बात हम लिखेंगे और यहाँ पे फिर लिख लेंगे आर्टिकल 352। यहाँ लिखेंगे 350। वैसे 356 आपातकाल में नहीं आता। 356 आपातकाल के प्रोविजन में, इमरजेंसी में नहीं आता। बस उसमें लिखा होता है कि संविधान की तंत्र की विफलता। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट एक ही भाग में है। और आप याद रखिए एक ही भाग में 3 आर्टिकल है, 3 आर्टिकल में इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। या आप ऐसे कभी पढ़ लीजिएगा, जो आज की डेट में आपातकाल में भाग 18 में आर्टिकल 360 है। देखिए पढ़ने का लॉजिकल तरीका आपको बता दें, कभी भी फैक्ट पढ़िए तो थोड़ा दिमाग लगा के। और यकीन मानिए अगर आप मेंस पढ़ लेते हैं बहुत लॉजिकल हो जाते हैं, तो पीटी का आधे सवाल तो आप गेस करके तर्क कर हल कर लेंगे। इसे हर चीज़ को कोई पीटी पढ़ने का तरीका केवल आप फैक्ट रटते जाएंगे तो आईएएस में तो गड़बड़ाएगा मामला। एक बार लॉजिक आप करिए कि भाई ये जैसे हमने गेस किया, ये भाग कौन है, इसके आगे कौन हो सकता है, इसके पीछे कौन हो सकता है। ये लॉजिक सवाल हमेशा होना चाहिए। अब इसका मतलब है कि आखिर में एक ही भाग में अगर 3 आर्टिकल है तो तीनों आर्टिकल में इतने इतने चेंज क्यों आ सकते हैं? इसका सीधा मतलब एक तरीका है, पहले 360 देख लें। 360 में कोई चेंज किया ही नहीं गया है। देखने का फैक्ट ऐसा भी है, 360 से जहाँ 356 352 के चेंजेस दिखेंगे, आप समझ जाइए कि वो आपातकाल द्वारा, वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा चेंज किए गए हैं। तो एक एक ये भी तरीका होता है, पहले मैं 360 ही आपको बता दूं, 360 बता दूं, उसके बाद अब अपने आप देखेंगे 352 356 को अपने आप कंपेयर कर लीजिए। तो 360 ओरिजिनल है, बाकी में जितना चेंज आता है, क्योंकि एक भाग में 3 अगर भाग रखे जाएंगे तो सिमेट्रिक होंगे वो। तो मान लीजिए हम 352 छोड़िए, पहले 360 ही देखते हैं, फिर 352 356 कंपेयर कर लेंगे। आपातकाल में पहले क्या देखें? आर्टिकल 360, 360, जिसका प्रयोग आज तक नहीं हुआ। और इसलिए आपातकाल था क्योंकि आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और अब देखिए मेंस का अप्रोच कैसे होगा। आपातकाल का संबंध संघवाद के साथ, आपातकाल का संबंध लोकतंत्र के साथ, आपातकाल का संबंध फंडामेंटल राइट के साथ। जब ये सब चीज़ें आप लगा देंगे मेंस का उत्तर हो जाएगा। बेसिक बात आप देखेंगे तो पॉलिटी पीटी वाली बात रहेगी।
इसे किसी भी चीज़ को हम अगर तथ्य को कॉन्सेप्ट में देख लें तो मेंस का हो जाएगा। इसे बार बार कॉन्सेप्ट पर जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए। फैक्ट आप कहाँ देखेंगे? फैक्ट आप जहाँ भी दिखे, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हो सीएजी के बारे में, हमेशा कंपेयर सीएजी के बारे में कि इसको पद पर रहते हुए कोई वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो आपके मन में हमेशा अप्रोच होना चाहिए क्या जरा देखें ये और किन किन अधिकारियों के बारे में लिखा गया है। ये पीटी पढ़ने का लॉजिकल तरीका। अब ये नहीं कि एक फैक्ट पढ़े उसे रटे पड़े हैं। हमेशा कंपैरिजन करिए, पेपर लेके बैठिए, दिमाग लगा के पढ़िए, और यकीन मानिए तब पीटी बड़ा आसान हो जाएगा। केवल आप फैक्ट, मैं बार बार ये बात तो डे वन से कहता हूँ, आप केवल फैक्ट ही कलेक्ट करने चक्कर में पड़े हुए हैं तो फंसेंगे आप। तो मान लीजिए हम आधार वित्तीय आपातकाल लगाने का, भाई वीमर कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया, क्योंकि यूरोपीय देशों में लोकतांत्रिक प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा है कि संविधान में आपातकाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका तो लैंड ऑफ फ्रीडम है, अमेरिकन आपातकाल लाएंगे नहीं। इसे आपातकाल के लिए हमें जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ा। तो आपातकाल में अगर 360 में देखा जाए आधार क्या है, दो आधार है, पूरे भारत में या भारत किसी एक भाग में। इसका मतलब है अगर मान लीजिए 3-4 राज्यों की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए तो भी भारत पर उतना ही प्रभाव आएगा। केरल की अगर इकॉनमी बड़ी डामाडोल हो जाए तो हो सकता है पूरे भारत के लिए समस्या आ सकती है। इसलिए हमारे संविधान में जब भी बात कही गई समूचे भारत में या भारत के क्षेत्र में, दो चीज़ें अगर हों, वित्तीय अस्थायित्व उत्पन्न हो जाए, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, या समूचे भारत की या भारत किसी भाग की वित्तीय साख पर खतरा उत्पन्न हो जाए। ये तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर खतरा उत्पन्न हो जाए, या फाइनेंशियल क्रेडिट पर। अगर इन दो चीज़ों पर कभी भी खतरा उत्पन्न हो गया तो समझ लीजिए कि आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और ये बड़ी गंभीर कंडीशन है, आप याद रखिए। अगर एटीएम ही नहीं तो व्यक्ति के जीवन अपने आप खतरे में आ जाएगा। भाई इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी वार से नहीं होती, हमेशा कंपैरेटिव चीज़ों को देखिए। 362 में क्या माना गया? इमरजेंसी कब होगी? वार हो जाएगा, कोई हमारे ऊपर हमला कर देगा, सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। अगर इमरजेंसी वार से भी ज़्यादा, यानी आपके लिए आपातकाल कब आएगा? आप क्लास से निकल के जा रहे हैं और कोई डंडा लेके आपके सामने मिल गया, ये आपातकाल है, सामान्य कंडीशन है, आपातकाल है। लेकिन कोई डंडा लेके न भी मिले तो भी एक आपातकाल हो सकता है। पाकिस्तान से पूछिए, पाकिस्तान अभी कहता था अरे भाई जब मेंस में चीज़ें लिखते हैं अगल बगल के एग्जाम्पल को देखेंगे या केवल आर्टिकल को ही देखेंगे? कई बार हम अगल बगल बहुत देखते हैं जहाँ नहीं देखना चाहिए। बाकी मामलों में अगल बगल नहीं देखते। अरे अगल बगल देखना चाहिए बच्चों। अरे आप याद रखो, जिस अप्रोच को एक फील्ड में अपनाते हो उसी अप्रोच को कहीं अपना लो। ये तो स्मार्ट लर्निंग है। इसका मतलब है, ये बताओ पाकिस्तान का कहते भारत हम पे हमला करेगा, भारत हम पे हमला करेगा, यही तो थियरी दिया था। भारत ने हमला किया, खुद कोलैप्स हो गया। और पाकिस्तान के सामने क्या कंडीशन है? श्रीलंका, श्रीलंका में तो ऐसी कंडीशन आई जहाँ प्रेसिडेंट हाउस में लोग जाके स्विमिंग पूल में नहा रहे थे पहली बार। और आम जनता के भी क्या अप्रोच होते हैं? उनका प्रेसिडेंट हाउस में जाके गद्दे पर सो रहे हैं। प्रेसिडेंट किस गद्दे पर सोता है जरा ये देखें। कोई गद्दे पर उछल रहा है, कोई स्विमिंग पूल में, ये भी अपने आप में अप्रत्याशित घटना थी। जरा सोच के देखिए, श्रीलंका का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में आ गई थी, क्योंकि ये याद रखिए अच्छा आपकी आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं या नहीं, और दूसरी आपकी क्रेडिट है या नहीं है। आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं? कौन अनस्टेबल है? बात ध्यान देने की है। कौन अनस्टेबल है फाइनेंशियली? क्यों? जॉब नहीं कर रही? अरे जो जॉब नहीं कर रहा बहुत स्टेबल होता है। अरे जितना मजे से भी खर्च कर सकते हो, जॉब करने के बाद नहीं खर्च कर पाओगे। आप लोग इस महीने का पैसा आ जाता है कि नहीं आ जाता है? जॉब न करना इनस्टेबिलिटी नहीं है। अरे जो कुछ नहीं करता वही सबसे अमीर है आज इस हिंदुस्तान में। जॉब नहीं करना, आपको महीने में अगर पैसा आ जा रहा है तो आप स्टेबल हो।
अब पता चला एक महीने में पैसा आ रहा है, अगले महीने भरोसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो स्टेबल हो फिर तो, क्योंकि आपके सारे खर्च एज इट इज़ हैं, पेपर को देना है, टिफिन को देना है, इसको देना है, और महीने में पैसा नहीं आया, मामला गड़बड़ा जाएगा। हमारा तो व्यक्ति परिवार खर्च चलता है, देश का तो कितने लोगों को सैलरी देनी है, जरा सोच कर देखिए। भारत सरकार कितने लोगों को सैलरी देती है, कितने खर्च इसके मंथली हैं। अगर सवाल है कि उतना पैसा ना आए तो क्या करेगी सरकार। इसलिए वित्त कोरोना के समय का ऐसा कंडीशन था, जब सरकार के पास ऐसा लगा यार पैसा ना हो कि पेमेंट न दी जा पाए, और उस समय सरकारी अधिकारी इतने खुश थे, उनको जीवन में लगा देखो ये सरकारी नौकरी करने के फायदे हैं, बैठ के पेमेंट सीधा। सरकार के पास इतने पैसे कमी हुई नहीं, एक खस्ता हाल तो कंडीशन थी। इसका मतलब अगर सरकार के पास ही पैसे कम पड़ जाए तो रेलवे को कहाँ से पेमेंट देगी। ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है। दूसरी बात याद रखिए, पैसा ना होना बुरी बात नहीं है, क्रेडिट खराब हो जाना बुरी बात है। कई लोग क्रेडिट खराब कर, क्योंकि सबसे पैसा ले किसी को उधार वापस दिया नहीं। जितने भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, सबका काम क्रेडिट पे चलता, सब उधार लिए हुए हैं। कि पता चला कि उधारी ईएमआई चल रही है। आप अगर अपनी क्रेडिट चेक करना चाहें, आपकी क्रेडिट है या क्रेडिट नहीं है, कैसे मैं मालूम है। अरे आपकी कोई फाइनेंशियल क्रेडिट है या नहीं है। भाई जिसके पास क्रेडिट कार्ड है उसकी क्रेडिट तो है, जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उसकी भी क्रेडिट है कि नहीं है, किसकी है। भाई कैसे मानेगा आप क्रेडिट है आपकी। अपने दोस्त से मांग के पैसा देखो, अगर वो दे दे तत्काल, समझना क्रेडिट है। चाय की दुकान पे जाओ और कह दो भैया चाय पिलाओ, और कह दो पैसा कल है, कोई बात नहीं भैया जाओ, पैसा मुझे पता है पैसा मिल ही जाएगा, फिर तो क्रेडिट है। और पता चला कि अपने दोस्त से मांगा 100 रुपये, कहा यार हमारे पास भी कल ही खत्म हो गया है, बस 100 रुपये है नहीं। तो आप समझ लो आप क्रेडिट खराब है। हमारे तो 1990 में बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, आईएमएफ के पास गए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गए और उन्हें कहा पैसा चाहिए, आईएमएफ ने कहा नहीं मिलेगा। आईएमएफ ने कहा ये बताओ वापस कैसे करोगे। बीपी सिंह ने कहा मैं रहूंगा तब तो वापस करूंगा, मेरा गारंटी नहीं रहने का। उनका भाग जाओ यहाँ से, मैं अठन्नी नहीं दूंगा। एक खास बात है, अभी पाकिस्तान आईएमएफ पास गया था, आईएमएफ ने वापस कर दिया, सऊदी अरेबिया ने वापस कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान लोट पोट करने लगा। पाकिस्तान ने कहा अब मैं परमाणु बम का बटन दबाने वाला हूँ। पूरी दुनिया दौड़ के आई, उसने कहा अरे भाई ऐसा मत करो यार, कुछ पैसा वैसा उसको दिया जाए। सऊदी अरेबिया ने दिया, आईएमएफ ने दिया, तो हाँ भाई वही कर ही रहा था। अब ऐसी कंडीशन पैसा देना बनता है कि नहीं बनता है। इसलिए ये दो कंडीशन है जो भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने का आधार है। तो ये और संयोग की बात है, आज तक भारत में कभी वो कंडीशन, भारत में कंडीशन तो कई बार आई है, लेकिन आज तक इस आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब है कि आर्थिक समस्याओं का समाधान संवैधानिक रूप में संभव नहीं है। दूसरी बात, अब आप जानते हो कि ये वित्तीय अस्थायित्व घोषणा कौन करेगा, हमारे यहाँ आपातकाल की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करेगा, मंत्रिपरिषद। अब आप संसदीय शासन के प्रिंसिपल को लगा लो। अब भाई राष्ट्रपति अगर आपातकाल की उद्घोषणा कर रहा है तो मंत्रिपरिषद कार्यों पर अंतिम तक किसकी जवाबदेही होनी चाहिए, संसद की। इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा किए गए किसी काम को, कार्यपालिका के द्वारा किसी काम की निगरानी किसके द्वारा होनी चाहिए, संसद के द्वारा। अब यहाँ अब आपको संसदीय शासन याद आना चाहिए। अब ये नहीं, अब अगर फैक्ट आप पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति को उद्घोषणा का संसद अनुमोदन करेगी, ये संसद के अनुमोदन की बात नहीं है, जवाबदेहिता की बात है, संसदीय शासन का मामला है। तो इसलिए कहा जाता है अगर आपने अध्यक्षीय संघात्मक शासन पढ़ लिया है, संसदीय शासन पढ़ लिया है, तो आपातकाल बड़ा ही आसान है। और पूरा पाठ्यक्रम आप याद रखिए, इंस्टीट्यूशन को जब भी आप देखिए, राज्यसभा, राष्ट्रपति, दो पिलर की बात हमेशा करिए, एक देश एक चुनाव, संसदीय शासन और संघात्मक शासन। ये हमारे पूरे शासन का फ्रेमवर्क है, इसी दो पिलर पे तुम्हारा पूरा शासन चलता है। तो आप इसको तो किसी पार्ट से आप जोड़ सकते हैं, इलेक्शन कमीशन मैंने बताया संघात्मक जुड़ जाएगा। अब अगर राष्ट्रपति ने, कार्यपालिका ने घोषणा कर दी, अब इस पर संसद का नियंत्रण कैसे होगा, सवाल ये है। तो संसद के नियंत्रण के लिए क्या किया गया है, पहला कि जैसे उद्घोषणा होगी
उद्घोषणा के 2 महीने के भीतर 2 महीने के भीतर संसद यानी संसद के दोनों सदन संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी, अप्रूवल की आवश्यकता होगी। संसद के दोनों सदन इसे अनुमोदित कर दें, जिसके लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होगी। दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदन अनुमोदन कर दें, यानी पास कर दें कि हाँ वाकई ऐसी कंडीशन है, कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्य बिल्कुल वाजिब है, तब वित्तीय आपातकाल लागू माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन की कल्पना की गई संविधान निर्माताओं ने कि यहाँ पर एक मतलब बहुत ही आपवादी कंडीशन कल्पना है। इसलिए कहा भी जाता है हमारा संविधान इतना बड़ा इसलिए हो गया, कई एक्सेप्शनल प्रोविज़न है जो आज तक हुए नहीं, फिर भी हमने इसको संभाल कर रखा हुआ है कि हो सकता कभी ऐसा हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हमने संविधान में लिखा। मान लीजिए कि संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता है और एक तरफ राष्ट्रपति की उद्घोषणा हो रही है वित्तीय आपातकाल की, लेकिन एक तरफ राष्ट्रपति की उद्घोषणा हो रही है, प्रोक्लेमेशन हो रहा है, उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो जाए, तो अब तो सवाल एक कठिनाई आ जाएगी। जब उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो उसका अनुमोदन होगा ही नहीं, तो 2 महीने के भीतर कैसे अनुमोदन होगा, क्योंकि सदन तो नहीं रहा। इसलिए ये बात कही गई है, अगर लोकसभा का विघटन हो जाए तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा इसे अनुमोदित कर दे। दो महीने के भीतर राज्यसभा अनुमोदित कर दे और जब लोकसभा का चुनाव फिर होगा, पुनर्गठित लोकसभा आएगी, तो पुनर्गठित लोकसभा अपनी पहली बैठक के 30 दिन के भीतर अपनी बैठक के 30 दिन के भीतर इसे सामान्य बहुमत से अनुमोदन कर दे। इसलिए हर जगह सामान्य बहुमत ही समझा जाए, जहां भी अनुमोदन की बात आएगी सामान्य बहुमत। तो अपनी पहली बैठक के 30 दिन के भीतर अगर इसे अनुमोदन कर दिया तो स्वाभाविक रूप में यह वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा बनी रहेगी। आप कहेंगे कितने समय तक बनी रहेगी, तो सवाल है अनिश्चित काल तक। कब खत्म होगी, राष्ट्रपति खत्म करेगा। ये सिंपल सी बात है। अनुच्छेद 360 बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, अब इसका संघ पर क्या प्रभाव होगा अलग मुद्दा है, वेतन भत्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अलग मुद्दा है। लेकिन अगर आप पूछेंगे ये कितने दिन तक बना रहेगा, तो यह अनिश्चित काल तक। इसको हटाया कैसे जाएगा, राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। इसको हटाने में संसद की भूमिका नहीं है, अनुमोदित करने में है। इसका मतलब ये माना जाएगा कि अगर संसद अनुमोदन न करे तो खत्म हो जाएगा। संसद का अनुमोदन न हो पाए तो वित्तीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। इतना सिंपल 360 है। बाकी उसका प्रभाव तो अलग किस्म का है कि फंडामेंटल राइट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अच्छा, वित्तीय आपातकाल की सिंपल सी बात है, यानी इसका अगर आप देखेंगे कि इसका कार्यकाल कितना होगा, तो अनिश्चित काल तक। इसका कार्यकाल अनिश्चित काल तक है और एक बार राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी, दूसरे बार उसे हटाएगा। बार बार इसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी इनडेफिनिट टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल। अनिश्चित का मतलब क्या होता है, 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब ऐसा नहीं 6 महीने 2 महीने, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। ये वित्तीय आपातकाल है। अब खास तौर पे आप देखेंगे इनको 352 से कंपेयर करके देखिए, सारी चीज़ बदल जाती है। 352 में सब कुछ बदल जाता है भाई। आधार बदले तब तो लॉजिकल है, आधार तो वैसा होगा नहीं 352 में। फिर 352 में फिर युद्ध का मामला है। 352 का मतलब है कि वो तो
हमले का मामला है, आक्रमण का मामला है, आधार तो बदलेगा, लेकिन बहुत ध्यान से आप देखेंगे 352 में ये सारी कंडीशन बदल जाती है। क्यों? क्योंकि जहां जहां बदलाव हुआ वहां वहां 44वां संविधान संशोधन आएगा। जहां जहां बदलाव होगा उसका लॉजिकल मतलब मान लीजिए 44th अमेंडमेंट से किया गया। अब कहाँ कहाँ बदलाव होगा, अब 352 आप कंपेयर कर दें, फिर हम उसका इम्पैक्ट आपको बता दें। अभी वित्तीय आपातकाल का या वित्तीय आपातकाल इम्पैक्ट बता दें, तब आगे बढ़ें, या पहले 352 356 कंपेयर कर दें? पहले कंपैरिजन कर दें। अब देखिए 352 में चीज़ें बदल जाएंगी। कैसे? अब आप देखिए, अब आधार बदलना तो लॉजिकल है, क्योंकि आधार युद्ध, वॉर, बाह्य आक्रमण, और संविधान में पहले लिखा गया था आंतरिक अशांति। 44वें संविधान संशोधन से आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर क्या लिखा गया है? सशस्त्र विद्रोह। ये 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया, आर्म्ड रेबेलियन। क्योंकि और हटाने का कारण ये था, आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने इसका बड़ा मिसयूज किया था। जो जून 1975 में आपातकाल लगा था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लग गया था। इसी आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को दो भाग में बांट लेते हैं, आंतरिक आपातकाल और बाहरी आपातकाल। तो अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लग जाए तो क्या होगा? आंतरिक। युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पे तो बाहरी। और एक लॉजिकल है, भारत किसी एक भाग में या समूचे भाग में अगर अगर लद्दाख पे भी हमला हो जाता है तो पूरे देश में आपातकाल लगाया जा सकता है, या लद्दाख में भी लगाया जा सकता है। दोनों कंडीशन है इसका। और दूसरी बात है, युद्ध होना आवश्यक नहीं है, आभास भी आवश्यक है। मतलब होने वाला है, आशंका के आधार पर लगाया जा सकता है। एक्चुअली क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि एक्चुअल अकरेंस के बजाय हमें कंडीशन अपने बेहतर करने के लिए पहले से हमें प्लान करना पड़ता है। दूसरी बात है, जब राष्ट्रीय आपातकाल ये लगाया जाएगा इनमें से किसी आधार पर, और युद्ध बाह्य आक्रमण केवल शब्दों का घालमेल है, क्योंकि हकीकत की बात यह है, हम कभी पर हम ये नहीं कहते हमने किसी पर आक्रमण किया, हमें कहते हैं कि आक्रमण दूसरे ने किया। बाह्य आक्रमण यानी 71 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, 62 में बाह्य आक्रमण। और जो बाह्य आक्रमण होगा तो युद्ध होगा ही, लेकिन युद्ध कई बार हमारे भी परिणाम स्वरूप हो सकता है। लेकिन बाह्य आक्रमण सीधा दूसरे हमारे ऊपर हमला थोप रहे हैं, तो दोनों कारण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और आज तक दुनिया में वार को डिफाइन किया नहीं जा पाया, तो वार कब होगा कब नहीं होगा ये बड़ा सब्जेक्टिव मामला है, मंत्रिपरिषद तय करेगी। ये बात तो आप जानते हैं, जहां भी आपातकाल लगेगा उद्घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है। लेकिन केवल 352 में ऐसी बात है, लिखा हुआ है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर कार्य करेगा। ये भी एक ही जगह ऐसा शब्द है, बाकी तो हर जगह लिखा गया मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा। तो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 का एक्सेप्शन बनाया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाते समय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के आधार पर कार्य किया जाएगा। और ये शब्द ही जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन के बाद, क्योंकि पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और ऐसा कोई वित्तीय आपातकाल में है भी नहीं। वित्तीय आपातकाल में लिखित सलाह की बात नहीं है। आधार वित्तीय आपातकाल में अलग हो जाना, ये बात तो समझ में आता है कि आधार अलग है, वही ये राष्ट्रीय वो वित्तीय आपातकाल है, ये युद्ध बाह्य आक्रमण के परिणाम स्वरूप है। लेकिन ये बात 360 में नहीं लिखी गई, 352 में है। दूसरी बात, इसलिए आप देखेंगे 44वें संविधान संशोधन से एक भी चीज 360 में नहीं बदली, 356 बदली 352 में, क्योंकि 352 का मिसयूज किया गया था। ये हटा दिया गया क्योंकि आंतरिक अशांति हटा दिया गया। इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लगाया था, तो आपातकाल देश में 3 लगा था, 62 में, 71 में, दोनों आपातकाल थे बाहरी आक्रमण के आधार पे। 62 और 71 पर जो आपातकाल लगाया उसमें कोई विवाद हुआ ही नहीं।
विवाद तो एक ही मामले पर हुआ जो 25 जून 1975 को लगाया गया, उसी पर मूल विवाद हुआ था और उसी के मिसयूज की बात आई। दूसरी बात, अब अगर राष्ट्रपति उद्घोषणा कर देगा तो संसदीय अनुमोदन कैसे होगा? अगर राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा तो संसदीय अनुमोदन कैसे होगा? यह आपातकाल की उद्घोषणा के 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर दोनों सदन इसका अनुमोदन करेंगे। और जिस दिन से अनुमोदन होगा, याद रखिए, जिस दिन से घोषणा नहीं, जिस दिन से अनुमोदन होगा उस दिन से 6 महीने। तो जब अनुमोदन हो जाएगा तो आप याद रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक के लागू रहेगा। और अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत चाहिए, ये बात ध्यान में रखने की है। यहाँ सामान्य बहुमत नहीं, विशेष बहुमत। अनुमोदन विशेष बहुमत से होना चाहिए। जब अनुमोदन हो जाएगा, अनुमोदन की तिथि से लागू, आपातकाल की उद्घोषणा की तिथि से नहीं है, अनुमोदन की तिथि से आपातकाल 6 महीने तक रहेगा। तो 6 महीने से बढ़ाने के लिए फिर विशेष बहुमत चाहिए, यानी राष्ट्रीय आपातकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा और प्रत्येक प्रस्ताव के लिए दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता है। यहाँ वो विशेष बहुमत है जो अनुच्छेद 368 में आवश्यक होता है, यानी अनुच्छेद 368 में आधे राज्य विधानसभाओं का बहुमत नहीं। अनुच्छेद 368 का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित मत देने वालों का 2/3। सदन की कुल सदस्य संख्या बहुमत उपस्थित मत देने वालों का 2/3, यही बहुमत चाहिए, सामान्य नहीं। लेकिन आधे राज्य विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता नहीं। यहाँ सिंपल बात है, इसलिए अब आप देखेंगे वित्तीय आपातकाल में 6 महीने वाली बात आई, यहाँ 6 महीने वाली बात आ गई। इसका मतलब है किससे जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन से। जो बातें इसमें अलग है, इसका 6 महीने की बात इसलिए कर दी गई, भाई 2/3 बहुमत ले लेना सदन में बहुत कठिन काम है। तो अगर कभी कार्यपालिका ने शक्ति का मिसयूज कर दिया, संसद ब्रेक लगा देगी। यही तो पर्पज किया गया। इन्हें ये कुल मिला के 44वां संविधान संशोधन है या राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के दुरुपयोग रोकने के कठोर उपाय हैं। संसद का नियंत्रण सख्त हो गया। इतनी आसानी से आप आपातकाल नहीं लगा सकते, और आपातकाल लगाएंगे अगर गलत कारणों से तो 2/3 बहुमत ले लेना दोनों सदनों में कठिन बात है। यानी कम से कम आपको 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, राज्यसभा में 123 चाहिए, जो बहुत कठिन शर्त है, पहली बात। फिर इसमें ये बात लिखी गई, यदि फिर वही बात लिखी गई, यदि इस दौरान लोकसभा का विघटन हो जाए, यदि इसी दौरान लोकसभा का विघटन हो जाए तो राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है, लेकिन विशेष बहुमत से। और राज्यसभा का अनुमोदन 30 दिन के भीतर होना चाहिए, विशेष बहुमत से। यहाँ हर जगह स्पेशल मेजोरिटी आएगी, विशेष बहुमत से होना चाहिए। और जो पुनर्गठित लोकसभा होगी वो राष्ट्रीय आपातकाल को विशेष बहुमत से अपनी प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर अनुमोदित करे, तब राष्ट्रीय आपातकाल चलेगा। तो जो पुनर्गठित लोकसभा होगी, इसका मतलब नए चुनाव के बाद आएगी। पुनर्गठित लोकसभा अपनी प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर, इसे अनुमोदित करेगी, तो राष्ट्रीय आपातकाल चलता रहेगा। राष्ट्रीय आपातकाल चलता रहेगा 6 महीने तक, विशेष बहुमत से। तो यहाँ दोनों कंडीशन में क्या है? 30 दिन, 30 दिन, 30 दिन। पहले मामले में क्या है? 2 महीने और 30 दिन, 2 महीने, 2 महीने, 30 दिन, ये अंतर फिर आ गया। 30 दिन का मतलब है ये कहाँ संशोधन किया गया? 44वें संविधान। जो भी अंतर दिखे वो सीधा ब्लैंकेट किया है, 44th अमेंडमेंट। तो 44th अमेंडमेंट की बात आ गई। दूसरा, इसकी कुछ चीज़ें
360 जैसी हैं, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। आप पूछेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहेगा? 1962 में जो आपातकाल लगाया गया था 68 में हटाया गया, 71 में जो लगाया गया था 77 में हटाया गया, 6 साल। 75 में भी जो लगाया था वो भी लगाया गया 77 में। कोई निश्चित माने अनिश्चित काल का तक का है, ये बात तो कॉमन है 360 से। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से बात और जोड़ी गई, इसको हटाने की शक्ति लोकसभा को दे दी गई है। राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने की शक्ति लोकसभा को दी गई है, ये 44वें संविधान संशोधन से है। और बात को ध्यान रखने की है, लोकसभा को दी गई है, संसद को नहीं। लोकसभा का मतलब है यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य ये प्रस्ताव, मान लीजिए कहीं राष्ट्रीय आपातकाल हो गया और लोकसभा इसे हटाना चाहती है, तो लोकसभा के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति या स्पीकर को प्रस्ताव देंगे। मगर बैठक सदन की है तो स्पीकर को, नहीं तो राष्ट्रपति को, कि सदन की बैठक बुलाई जाए। और अगर लोकसभा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो आपातकाल हटा लिया जाएगा। बात ध्यान देने की आवश्यकता है, वित्तीय आपातकाल को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लोकसभा भी हटा सकती है। केवल लोकसभा, वह भी सामान्य बहुमत से। राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? विशेष बहुमत। हटाया जाएगा सामान्य बहुमत। ये भी शक्ति किसको दी गई? 44th अमेंडमेंट से, जिससे इसे कहा भी जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल का दोबारा दुरुपयोग करना लगभग नामुमकिन है। इतनी बंदिशें लगा दी, और कुल मिला के ये राष्ट्रीय आपातकाल पे बंदिश थी या लोकतंत्र को बचाने का प्रयत्न था? भाई सब इसलिए कहा भी, जो 77 का चुनाव लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुआ। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, 77 में संविधान खतरे में था, आज भी संविधान खतरे में है। यानी जब भी विपक्ष होता है संविधान खतरे में होता है। जब भी हम सत्ता के बाहर होते हैं, संयोग की बात है, उस समय विपक्षी दल कह रहे संविधान खतरे में है। आज वही उस समय विपक्षी दल था, कांग्रेस सत्ता में थी, आज कांग्रेस का ही संविधान खतरे में है। तो संविधान उस समय संविधान खतरे में था, वो चीज़ दिखती थी। भाई आज लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में, ईडी का प्रयोग हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने तर्क हैं। ये है 352। और 352 का फर्क क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, ये आपको याद दिला दे। फर्क क्या, प्रभाव क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, कंपेरिजन कर लेंगे। लेकिन अब आपको 360 352 में फर्क दिख रहा है? कहाँ कहाँ फर्क कर दिया गया और कहाँ कहाँ समानता है? और आपको याद दिला दें, जैसे कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो क्या लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है, हुआ भी है। 67 में जब राष्ट्रीय आपातकाल था तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए थे। और सवाल अगला आता है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो उस समय दोहरा आपातकाल लगाने की आवश्यकता क्या थी? एक आपातकाल 71 से लगा हुआ था, इंदिरा गांधी दूसरा आपातकाल जून 1975 में लगा दिया, आखिर में दोहरा आपातकाल लगाने की आवश्यकता क्या थी? एक आपातकाल तो 71 में लगा ही हुआ था, इंदिरा गांधी ने 30th अमेंडमेंट किया था, 30th अमेंडमेंट से उन्होंने दोहरे आपातकाल का प्रावधान करा दिया था। दोहरे आपातकाल का मतलब एक साथ दो दो आपातकाल चल सकते हैं। पहला आपातकाल चल रहा था बाहरी आक्रमण के आधार पर, दूसरा आपातकाल लगा दिया आंतरिक अशांति के आधार पर। तो सवाल है, दो आपातकाल को साथ में लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो फंडामेंटल राइट में बात नहीं बताई मैंने? इसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि आप देखेंगे, अगर ये कारण ढूंढना हो तो आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल 352 का फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव होता है। आर्टिकल 352 का फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव होता है, उसका उत्तर अपने आपको मिल जाएगा। यानी हमारे यहाँ 30th अमेंडमेंट से दोहरे आपातकाल की बात कर दी गई। और दोहरे आपातकाल की बात की क्यों गई? इसका मतलब है, क्या वित्तीय आपातकाल का मूल अधिकार पर कोई प्रभाव होता है? नहीं। अनुच्छेद 356 का मूल अधिकार पर कोई प्रभाव होता है? नहीं। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकार पर प्रभाव होता है। इसका मतलब है राष्ट्रीय आपातकाल कुछ मामलों में बाकी आपातकाल से बिल्कुल अलग किस्म का है।
राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्यों होता है? क्योंकि अब देखेंगे, पहला, जब आर्टिकल 352 लागू होता है तो उसका पहला प्रभाव होता है 358, और 358 का मतलब है उस समय आर्टिकल आर्टिकल 19 स्वाभाविक रूप में निलंबित हो जाएगा। स्वाभाविक रूप में निलंबित हो जाता होता है, इसके लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें होती है ऑटोमेटिक। अच्छा, आपके साथ ऑटोमेटिक क्या होता है? ऑटोमेटिक क्या है? पलकों का झपकना झपकना ऑटोमेटिक है। आपके सामने कोई अचानक कोई वस्तु आ जाए, पलक तुरंत झपक जाएगी। ऑटो रिफ्लेक्शन होता है। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, उसके लिए आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके सामने हाथ उठा दूँ तो ये कहने की आवश्यकता नहीं कि आंख बंद करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और क्या ऑटोमेटिक होता है? क्या? अब दिल धड़कता है, दिल पे ही आओगे? अब तो धड़क रहा है, जान ही रहे हैं। अरे कोई और एग्जाम्पल बताओ यार। लो सांस, अरे शरीर से बाहर जाओ। सांस ले रहे हो, मैं देख रहा हूँ सांस ले रहे हो। क्या? नहीं, वो ऑटोमेटिक नहीं होता है। कई बार किसी की प्रेरणा से भी आदमी सुबह सुबह क्लास में आता है, वो हमेशा ऑटोमेटिक नहीं होता। क्या? प्राकृतिक उदाहरण से कुछ और भी उदाहरण बताएंगे कि नहीं? क्यों ऐसा कर रहे हो प्रभु? अच्छी खासी बैठी हो, सुबह सुबह बेकार का नाम लेके बताओ। एक्सीडेंट करवा रही है। नकारात्मक बातों का नाम भी नहीं लेते, याद रखना जीवन में। अरे बोलने से बहुत, जब आप जो भी बोलते हैं उससे ऊर्जा निर्मित होती है जीवन में। ये बात हमेशा ध्यान दीजिए कि नकारात्मक बातों कम से कम कीजिए। नहीं, अब दोबारा मत क्रॉस करना तो, दोबारा मत क्रॉस करना। अरे भाई ऑटोमेटिक, अरे भाई सीधी सी बात है। आजकल बड़े सारे आजकल वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है। अब मैंने एक शरीर का एग्जाम्पल बता दिया, उसी के आसपास आप डटे हुए हैं। अरे भाई अपनी भी तो मौलिक सोच कुछ बनाएंगे भाई। आजकल वॉशिंग मशीन क्या होती है? ऑटोमेटिक है। बस एक बार आपने पानी डाल दिया, कपड़ा डाल दिया, इसका मतलब तो बार बार उसको ऑन ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है। ऑटोमेटिक का मतलब है आर्टिकल 19 को खत्म करने के लिए किसी और प्रोक्लेमेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आर्टिकल 19 खत्म करने के लिए किसी और प्रोक्लेमेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये आर्टिकल 19 है। अब आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है यही सही मायने में इमरजेंसी है। मतलब हकीकत की बात है, ये सच माले इमरजेंसी है। और इमरजेंसी का मतलब ये होता है भाई आर्टिकल 19 खत्म हो गया तो न्यूज़ खत्म हो गए, व्हाट्सअप खत्म हो गए, सोशल मीडिया खत्म हो गया, इस पे सरकार का हैवी रेगुलेशन होगा। तो कुल मिला के सरकार, अगर आर्टिकल 19 खत्म हो गया तो सरकार रहेगी या लोकतांत्रिक सरकार, तानाशाही सरकारें बदल जाएगी। इसलिए आपातकाल का मतलब इमरजेंसी है। भाई आपातकाल आ जाएगा तो मीडिया को ये पूछने का सवाल तो नहीं होगा कि चीन क्या कर रहा है, कि हमारे यहाँ तो कोई भी मीडिया पे कुछ भी सवाल पूछ लेता है। इसलिए ऐसी इमरजेंसी में क्या पूछना है, क्या बोलना है, क्या कहना है, सरकार का जबरदस्त रेगुलेशन होगा इस पर। वार के मामले में अपनी सेनाओं का हमेशा हौसला बढ़ाना होता है। सरकार तय करेगी कि उसमें न्यूज़ क्या देना है, क्या चलाना है। इसलिए सच में इमरजेंसी वाली कंडीशन होगी, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन ही कुल मिला के गैर लोकतांत्रिक शासन बदल जाएगा, तो ये अपने आप में गंभीर मामला है। लेकिन अब सवाल है कि हमें तो सारे अधिकार सस्पेंड करने थे। अब सब आर्टिकल हमें 19 सस्पेंड नहीं करना था। और संयोग की बात ये थी कि उस समय 1978 के पहले ये निर्णय भी नहीं आया था कि 1921 एक ही जैसे हैं। 1921 एक जैसे हैं, ये बात मानेगा गांधी किसने कही? वही उच्चतम न्यायालय का निर्णय आपातकाल के बाद आया है। जब इमरजेंसी में, यानी हमारे यहाँ जब 62 की इमरजेंसी लगी, तो उसे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को निलंबित नहीं किया गया। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आपातकाल की अवधि एक बार में 6 महीने बढ़ती है। लोकसभा की अवधि एक बार में कितने दिन के लिए बढ़ती है?
अगर राष्ट्रीय आपातकाल हो जाए तो लोकसभा की अवधि एक बार में 1 साल के लिए बढ़ेगी। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितने दिन बढ़ेगी? 6 महीने। ये बात ध्यान रखने की है। इसका मतलब है पहली बार जब जून 75 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, तब लोकसभा कार्यकाल को संसद ने 1 साल बढ़ा दिया। फिर अगली बार फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि लोकसभा कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, विधानसभा कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, और 2 बार ऐसा किया गया, यानी लगभग जो लोकसभा 75 में ख़त्म हो जाती, जो चुनाव 75 में हो जाना चाहिए था, वो चुनाव हुआ 77 में। तो लगभग 2 साल तो लोकसभा कार्यकाल बढ़ा दिया गया। और इसीलिए इंदिरा गांधी ने कहा कि हमें और भी अधिकार निलंबित करने हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, आपातकाल में जीवन का अधिकार भी निलंबित कर दिया गया। आर्टिकल 1921 अलग अलग थे, इसलिए अब व्यक्ति को जीवन का अधिकार तो रहेगा ही। बाकी अधिकार व्यक्ति के पास रहेंगे, वो कभी अनुच्छेद 14 के लिए चला जाएगा, किसी और अधिकार के लिए चला जाएगा। इसलिए इंदिरा गांधी को लगा नहीं, बाकी भी शेष मूल अधिकार को भी निलंबित करना है। शेष मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को निलंबित किया जाना है। शेष मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को निलंबित किया जाना है, यानी इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करना है। हम मूल अधिकार को सस्पेंड नहीं करेंगे। हम मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। अब इन्फोर्समेंट ऑफ राइट यानी मूल अधिकारों का क्रियान्वयन ही निलंबित होगा। इसका मतलब अनुच्छेद 32 और 226 नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 32 और 226 आप नहीं ले सकते। इसलिए तो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में क्या हुआ, उन्होंने कहा भाई जीवन का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उच्च न्यायालय नहीं मिलेगा। उच्चतम न्यायालय गए, उनका जीवन का अधिकार मिलेगा, कैसे मिलेगा जब 32 और 226 ही निलंबित है। मूल अधिकार का क्रियान्वयन कौन करता है? अनुच्छेद 32 और 226। और ये लागू कब होता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल होगा। इस अधिकारों के क्रियान्वयन को रोकने के लिए आपको आर्टिकल 393 में राष्ट्रपति को पृथक उद्घोषणा करनी होती है। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, इसलिए राष्ट्रपति को पृथक उद्घोषणा करनी पड़ेगी। और उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और बहुत धर्म संकट में थे। उनका मैडम आपके साथ बिला वजह मेरा भी नाम गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये भी तो बार बार उठा फखरुद्दीन अली अहमद ने ऐसे घोषणा पे साइन कर क्यों दिया। अब साइन न करते तो समस्या। अब अच्छा, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया, लेकिन कई बार सरकार को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए मिलता है कि अच्छा राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या क्या है वो सरकारी से बेहतर समझ सकती है। कई बार रॉक इन्फॉर्मेशन क्या है, आईबी की इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि देश में जिस तरीके से आंदोलन हो रहा था, आप यकीन मानिए कई बार तो हमें एक तरफा सरकार को ब्लेम कर देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के विरोध में अन्ना हजारे का मूवमेंट ऐसा दिल्ली में आ गया था, ऐसा लगा दिल्ली में सरकार चरमरा जाएगी। बिल्कुल अफरा तफरी मची थी, सारे मंत्रिमंडल के लोग इसी बात में बिजी थे। उसी दौरान अगर हमारे देश पर कोई हमला कर दे, आक्रमण कर दे, क्या होगा। अब यह राष्ट्रीय आपातकाल कंडीशन, अब देखिए जेपी ने कहा कि सरकारी अधिकारी सरकार की बात न माने, पुलिस वाले सेना वाले सरकार की बात न माने, इतनी गंभीर कंडीशन थी। जेपी अब इसलिए आप देखें कई बार लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदलने के चांसेस होते हैं। अब जेपी कह रहे थे हमारे यहाँ सही लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि जेपी बहुत बड़ी हस्ती थे, बहुत उनको माना जाता है, लेकिन अगर कई बार तार्किक रूप में देखेंगे तो उनका भी आंदोलन बड़ा ही ठीक वैसा था जैसा अन्ना हजारे का मूवमेंट था। सड़कों पे अगर संस्थाओं पे आप हमला कर देंगे, लोकतंत्र नहीं बचेगा। और जेपी इंस्टीट्यूशन पे हमला कर रहे थे। तो भ्रष्टाचार तक तो बात ठीक है, भ्रष्टाचार की आलोचना करिए, विपक्ष की आलोचना करिए।
आप ये कहेंगे कि सेना के लोग सरकार की बात न माने, पुलिस के लोग सरकार की बात न माने, तो आप गांधीवाद का ऐसा काल्पनिक स्वराज्य बना रहे हो जो कभी आएगा नहीं। बड़ी गंभीर मामला था ऐसा। और बाकायदा जेपी को हिरासत में लिया गया था। हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ा, इंदिरा गांधी बाकायदा जेपी से मिलने गई। और जेपी तो नेहरू के दोस्त थे, यानी वरिष्ठ नेता थे। वो इंदिरा गांधी को बाकायदे इंदू कहा करते थे। इंदिरा गांधी मिलने भी गई। इंदिरा गांधी ने उनको ट्रीटमेंट के लिए बाकायदा यूएस भेजा। यहाँ जंतर मंतर पे रामलीला मैदान पे रैली होने वाली थी। उस रैली को इंदिरा गांधी ने रोका। इंदिरा गांधी को लगा कि देश में बिल्कुल अराजकता कंडीशन आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, सरकार का भी पक्ष होता है, मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तार्किक रूप में देखा जाए तो इंदिरा गांधी को बिल्कुल विलेन बना दिया गया। ऐसा लगता था कि आपातकाल के पीछे केवल इंदिरा गांधी उत्तरदायी थी। इंदिरा गांधी बिल्कुल उत्तरदायी थी, क्योंकि जो सत्ता में उतर रहता है उसका ब्लेम ज़्यादा जाता है, लेकिन उसके पीछे कंडीशन भी बड़े इंटरेस्टिंग थे। ये माहौल शुरू हुआ उधर से, गुजरात से। चिमन भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और आंदोलन शुरू हुआ, चिम्मन चोर चिम्मन चोर। यानी चिमन भाई पटेल चोर है, अब बताइए। उसी के बाद से हम किसी को चोर कह देते हैं, चिम्मन चोर का। और ये आंदोलन शुरू उसी में हो गया क्या, छात्रों के विश्वविद्यालय में कैंटीन के दाम बढ़ गए, और कैंटीन के खाने पीने के दाम बढ़ गए। इस पर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। आप देखेंगे 75 के बाद से पूरे इस जो कैंपस हैं पढ़ाई लिखाई के, वो पॉलिटिकल अखाड़ा बन गया। सारे कैंपस बर्बाद हो गए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कितना ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो गया कि अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एमएलए एमपी बनने का खड़ा वो ज़्यादा हो गया। और ये एमएलए एमपी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई का तो एक अलग महत्व है। आप पढ़ लीजिए, उसके बाद पूरी दुनिया खुली है। ये सारी इंस्टीट्यूशन हमारे भारत में बर्बाद हो गए। इमरजेंसी का फॉल आउट था, देखेंगे। आज आप देख लीजिए नॉर्थ इंडिया में, अब वही मामला धीरे धीरे जेएनयू तक चला गया। आज तो हकीकत ये देखिए, हकीकत आपको बता दें, जिसके पास भी थोड़ा पैसा है वो विदेशों में चला जा रहा है पढ़ने, भारत में नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारा डिक्लाइन कितना तेजी से हो गया। भाई देश का विकास तो रिसर्च से बनता है ना, पढ़ाई से बनेगा, रिसर्च बनेगा। पॉलिटिक्स एक डोमेन है, जो हर चीज़ पॉलिटिक्स हो जाएगी फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा। ये सब उसके बड़े फॉल आउट थे, बड़े नकारात्मक चीज़ें थी। क्योंकि उसी के बाद से यूनिवर्सिटी, अच्छा यूनिवर्सिटी पढ़ाई का मैदान है या एमपी एमएलए का मैदान है। और पढ़ते हुए छात्र अगर कोई भविष्य में एमपी एमएलए बनना चाहे तो ठीक है। अब एमपी एमएलए बनने के लिए आप विश्वविद्यालय को तबाह कर देंगे, क्लास नहीं चलने देंगे, धरना प्रदर्शन, छात्रों की हित हित की लड़ाई हो रही थी, और छात्र समझ नहीं पाए किसकी हित लड़ाई हो रही है। ये मतलब गड़बड़ हुआ। इसलिए इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई सबको सस्पेंड करना है हमें। 359 लगा के, क्योंकि 350 में राष्ट्रपति को पृथक उद्घोषणा करनी पड़ेगी। और राष्ट्रपति पृथक उद्घोषणा ये बात कहेंगे कि किन किन मूल अधिकारों को निलंबित किया जाए। तो इंदिरा गांधी ने इसलिए आप देखें एडीएम जबलपुर सागर केस आप याद करिए, उस समय जीवन का अधिकार भी बचाने के लिए न्यायपालिका ने हाथ खड़े कर दिए। न्यायपालिका ने कहा नहीं, हम भी द्वारा स्थापित प्रक्रिया को देखेंगे, और फिलहाल राष्ट्रपति ने फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया है। अब 359 को लगाने के लिए जिसकी आवश्यकता थी, 358 कब लगेगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर होगा, तब 358 लगेगा। युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, 358 लागू हो जाएगा। लेकिन 359 कब लगेगा, जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा होगी। जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा होगी तो 359 लग जाएगा। और इंदिरा गांधी ने 359 इसे लगाया क्योंकि इसलिए अब आंतरिक अशांति तो है नहीं। 44वें संविधान संशोधन के बाद सबने क्या लगा दिया है, सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति के आधार पर जून 75 का, तो 1971 का आपातकाल किस आधार पे था, बाह्य आक्रमण। 62 का आपातकाल किस आधार पे था, बाह्य आक्रमण। 1975 का आपातकाल, तो 25 जून 1975 का आपातकाल किस आधार पर था, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, आंतरिक अशांति। ये आंतरिक अशांति के आधार पे था।
और इसे कहते हैं कि आपातकाल के दो तरीके हैं, एक बाहरी आपातकाल, एक घरेलू आपातकाल। तो घरेलू आपातकाल तो क्या था? आंतरिक अशांति के आधार पे। तो आंतरिक अशांति के आधार पर लगेगा 359 आएगा, और 359 लगाने के लिए दूसरा आपातकाल लगाना ही था। अब 359 को लगाने के लिए दूसरा आपातकाल लगाना था, इसलिए इंदिरा गांधी ने संविधान का संशोधन किया और दो समानांतर आपातकाल लगा दिया। और दो समानांतर आपातकाल लगाने केवल ये तर्क था कि वे मूल अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा समाप्त कर देना चाहती थी, जिससे व्यक्ति सरकार के लिए असुविधा पैदा न कर पाए, जो लोग जेल में बंद हैं उनको जमानत भी न मिल पाए, क्योंकि सवाल ये था कि बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर रखा था। आर्टिकल 19 तो खत्म ही कर रखा था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने तमाम ऐसे लोगों को जेल में बंद कर रखा था मीसा के अंतर्गत। तो मीसा के अंतर्गत जेल में बंद रखा था, अगर आर्टिकल 21 मिल जाता सीधा व्यक्ति बाहर आ जाता। अब जेल के बाहर आ जाते हैं भाई, जेल के अंदर तो कब, जेल के अंदर रखने के लिए 21 का यूज करना पड़े, जेल को से बाहर रखने के 21 का यूज करना पड़ेगा। 19 तो बाहर भी है तभी यूज नहीं कर सकते, 19 सस्पेंड हो गया तो बाहर रही अंदर ही कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबको जेल में बंद कर रखा था, अब वो सब लोग बार बार न्यायपालिका जा रहे थे, तो सीधा सस्पेंड कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है। इसलिए आप देखेंगे जब 44वें संविधान संशोधन जनता पार्टी ने संशोधन किया तब क्या कहा, 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। इसका मतलब मनमानी किसी को जेल में तो न रखा जाए। उस समय जितने विपक्षी दल के नेता थे सब जेल भेज दिए गए थे, और निवारक नजरबंदी के कानून के अंतर्गत इसीलिए जेफरलॉट ने कहा है कि संवैधानिक निरंकुशता थी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप थी, एक तरीके की संवैधानिक निरंकुशता थी। संविधान का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र का सत्यानाश कर दिया गया। तो आप कभी लिखने में इंदिरा गांधी की तारीफ मत करिएगा, लेकिन उनका एक मैंने पक्ष बता दिया कि भाई किसी सरकार, हर चीज के दो पहलू होते हैं, यही है राष्ट्रीय आपातकाल। और फिर लोकसभा कार्यकाल को बढ़ा दिया उन्होंने। आगे बढ़े। हाँ, ठीक है, ठीक है। देखिए ये तो भाई पाकिस्तान ने आक्रमणित होने पर किया था 1971 में। 75 में तो आंतरिक शांति के आधार पे था, 75 में आक्रमण का सवाल ही पैदा नहीं होता, 75 में तो उसके आधार पे था, पैरेलल लगाया गया। भाई पहले भाई सीधी सी बात है, आक्रमण दो बार तो होगा नहीं। पाकिस्तान का आक्रमण 71 में था, तो 75 में आपातकाल लगाने का लॉजिकल रीजन क्या था, कोई और होगा भाई, ये ना युद्ध हो रहा था और न बाहरी आक्रमण था, 71 में था, खत्म हो गया। तो आखिर में फिर तीसरा आधार कौन बनता है? प्रशांत। नहीं, संविधान में लिखा है बाहरी आक्रमण के परिणाम स्वरूप 359 लागू नहीं होगा। 359 लागू तब होगा जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा की है। अरे भाई ये बताओ, बाहर का आक्रमण हो गया उसे जीवन का अधिकार का क्या मतलब है? बाहर का आक्रमण हो गया तो बाकी अधिकार को सस्पेंड क्यों करोगे? बाहर का आक्रमण हो गया तो हमें बाहर के दुश्मन को भगाना है या अंदर के लोगों को पीटना है? मैंने कल यही बताया था, आभास होने पर भी हो जाएगा, लगा सकती है। अब आप कहो गलत हो जाए तो क्या होगा, तो इसका जवाब ये है, अब ये न्यायिक पुनरावलोकन का विषय है। आज के डेट में आपातकाल आप लगाएंगे तो न्यायिक पुनरावलोकन का विषय है। और एक बात याद रखिए, सबसे बड़ा इफेक्टिव, अगर कभी आपसे कोई पूछे बात क्या दोबारा आपातकाल लग सकता है, एक बार इंदिरा गांधी ने आपातकाल का मिसयूज कर दिया, आज तक लोग मुद्दा उठाते हैं। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, इंदिरा गांधी बहुत अलोकप्रिय हुई, जब 80 में चुनाव जीत लिया उनकी उपलब्धि थी, लेकिन पूरी सत्ता गंवा दी, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा गंवा दी। कोई पार्टी दोबारा ऐसा नहीं कर सकती। सबसे बड़ा झटका क्या होता है? पॉलिटिकल। न्यायपालिका ने उनको दंडित कर दिया, उनको झटका थोड़ी था। डेमोक्रेसी में जनता खारिज कर दे, न्यायपालिका कुछ भी कह दे, क्या फर्क पड़ता है? डेमोक्रेसी में कोई पार्टी जनता के खारिज होने से डरेगी? या तो आप चुनाव लड़ने का विचार छोड़ दीजिए।
ये सबसे बड़ा संकेत है, इसलिए भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, ना कोई सरकार करेगी। तो इसका पॉलिटिकल डायमेंशन को अभी देखिए, केवल आर्टिकल से नहीं, आर्टिकल तो हमने ऑब्जेक्टिव एग्जाम को आपको क्लेरिफाई कर दिया। मेंस का उत्तर लिखना होगा तो अगर कभी आपसे पूछ ले, अब देखिए मेंस का उत्तर कैसे बनता है कि क्या भविष्य में आपातकाल का प्रयोग संभव है, तो उत्तर का नहीं, लगभग असंभव है, मतलब दुरुपयोग तो हो नहीं सकता। संसद का विशेष बहुमत चाहिए आपको, हर 6 महीने बढ़ाना है, लोकसभा को समाप्त करने की शक्ति दे दी गई, तो लोकसभा ही खत्म कर सकती है। इंदिरा गांधी को जो चुनावी पराजय मिली, इससे बाकी को सबक मिल गया कि अगर आप संविधान का दुरुपयोग करेंगे तो जनता नाराज हो जाएगी। जनता भले ही संविधान के एक भी आर्टिकल न जानती हो, आम जनता संविधान के एक भी आर्टिकल जानती नहीं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, संविधान का दुरुपयोग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने किसी पूछा संविधान में है क्या, उनका हमें क्या पता है, हमें क्या, बस वही जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था। ये सेंटिमेंट है, पब्लिक ओपिनियन है जो पॉलिटिक्स में चलती है। पॉलिटिक्स में लॉ नहीं चलता, पॉलिटिक्स और लॉ अलग अलग है, कोर्ट और लॉ अलग अलग है। इसे कोर्ट पॉलिटिक्स नहीं, कोर्ट पॉलिटिक्स कंट्रोल नहीं करता, पॉलिटिक्स कोर्ट कंट्रोल नहीं कर सकती। कभी आपने कोर्ट को देखा है पॉलिटिक्स कंट्रोल करते हुए? नहीं। कोर्ट कहती पॉलिटिक्स अपने तरीके से चलेगी, लॉ अपने तरीके से चलेगा। 356 आपको बता दें, कोई समस्या हो तो बताइए फिर। क्या क्या किया था? इंदिरा गांधी, हाँ हाँ, बस सीधी सी बात है। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के स्वाभाविक रूप में भ्रष्ट आचरण के आधार पे, क्योंकि उन्होंने अपने सचिव का प्रयोग चुनाव में किया था, आईएएस अधिकारी का प्रयोग चुनाव में किया था, लिहाजा आरपी 51 के हिसाब से वो भ्रष्ट आचरण था, तो उनको दंड दे दिया गया, उनके चुनाव को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उनको चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उस चुनाव पर लड़ने के आदेश को रोक लगा दी थी। हाँ, उच्चतम न्यायालय ने तो ये तक कह दिया था कि इंदिरा गांधी सदन में आ सकती हैं लेकिन मतदान नहीं दे सकती। तब ये उनके संवैधानिक पद के लिए बड़ा ही पेचीदा सवाल था और इसलिए कहा भी जाता था कि इंदिरा गांधी की जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जगमोहन लाल सिन्हा, और वो हाईकोर्ट जहाँ उनके दादा पिता दोनों प्रैक्टिस कर चुके थे, उसी हाईकोर्ट ने इनको चुनाव को रद्द कर दिया। लोग कहा करते थे इसके बाद तो इंदिरा गांधी को त्यागपत्र दे देना चाहिए था, उनकी सारी फजीयत न होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को निलंबित कर दिया था। उसी के लिए बाद 39th अमेंडमेंट आया था, इसी कॉन्टेक्स्ट में 39th अमेंडमेंट आया था। 39th अमेंडमेंट से क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने कहा था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, इनके चुनाव को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसको कि इंदिरा गांधी बनाम राजनरवाद में उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के खिलाफ बताया, आधारभूत ढांचे के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उनकी दंड को निलंबित कर दिया था, स्टे कर दिया था, इसके बाद में चुनाव लड़ी। भाई किसी प्रधानमंत्री के लिए सदमे की बात है, तो देश के लिए भी कितना खतरनाक बात है अगर किसी प्रधानमंत्री के चुनाव को रद्द कर दिया गया। अब ये भी बात अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जगमोहन लाल सिन्हा को इतना कड़ा फैसला लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। कई बार शब्दों की व्याख्या कॉन्टेक्स्ट के अनुसार भी होती है। अब चूंकि न्यायपालिका, अब ये भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ईमानदारी का फैसला दिया, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि उस फैसले ने देश के सामने बड़ा संकट पैदा कर दिया। अगर वो फैसला ना आया होता तो सही सही समय पर चुनाव हो जाता, इस फैसले के कारण कहीं ना कहीं इमरजेंसी लगनी पड़ी। कई बार न्यायाधीशों को, अब क्या क्या भाई व्यक्तिगत ही मामला है, अगर मान लीजिए उनका इंदिरा गांधी के चुनाव में भ्रष्टाचार था ही, तो अब ये सब कयास की बातें हैं, विश्लेषण की बातें हैं, तो 2-4 महीने रोका भी जा सकता था, चलो भाई ठीक है, डिसीजन टाले ही देते, डिसीजन टाले ही देते ना, एक डिसीजन दे ही दिया। इसलिए अभी आप देखो कई बार प्रधानमंत्री के डिग्री पर विवाद हो गया था। तो अब ऐसे मामलों को भाई कोई भी बात पैदा कर सकता है। अगर आप एक प्रधानमंत्री को, सिटिंग प्रधानमंत्री डिस्क्वालीफाई करते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते इस समय कितना बड़ा संकट पैदा होता है। नहीं होना चाहिए ऐसा, कई बार कॉन्टेक्स्ट को भी देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं देखा, कर दिया उन्होंने। ये कहीं किताब में लिखा नहीं गया, मेरा अपना ओपिनियन है। भाई रूल ऑफ लॉ तो कहता है कोई भी गलती करे दंडित होना चाहिए, लेकिन रूल ऑफ लॉ ये भी तो कहता है भाई अगर थोड़ा सा व्यापक, यही संविधान तो कहता है, इसे भी जस्टिस नागरथना ने कहा,
हम इमोशन नैतिकता से मतलब नहीं रखते, हमारे लिए लॉ लॉ है, लॉ है तो उन्होंने कह दिया ऐसे। आगे बढ़े। आर्टिकल 356। अब 356 को ऐसे देखिए, मतलब ऐसे आप कर सकते हैं, 356 देखना हो तो बस यहाँ थोड़ा चेंज कर दीजिए। हाँ, चाहते तो रोक सकते थे, रोक तो सकते थे, हाँ ये बात तो है। हस्ताक्षर न करते, हस्ताक्षर न करते बड़ा विवाद हो जाता है इस पे। और उनके पास, इंदिरा गांधी के पास एक ऑप्शन था कि राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट कर देती, आप उनको हटा सकती थी, लेकिन देश में बड़ा जनमत तैयार हो जाता। लेकिन हो सकता है राष्ट्रपति को उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई हो इंटरनल सिक्योरिटी की, भाई आईबी और रॉ की सारी इन्फॉर्मेशन तो पीएम के पास होती है। हाँ, मंत्रिपरिषद सलाह नहीं ली थी, मंत्रिपरिषद में कोई था ही नहीं, केवल एक ही पुरुष था, बाकी सब महापुरुष थे। आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 में बस ये दो शब्द बदल दिए, संविधान के तंत्र की विफलता। बोमई केस मैंने आपको बताया है, बोमई केस बताया कि नहीं बताया है? मैं पूछूंगा नहीं, बस ये बात बताया कि नहीं बताया है? बोमई केस मैंने बताया है, उसमें लिखा हुआ है संविधान के तंत्र की विफलता का मतलब क्या है, एज इट इज, बस एक शब्द यहाँ बदल दीजिए। दूसरा, संसदीय अनुमोदन जैसा 360 में है एज इट इज 350 में है, 356 में। फिर आपको कंपेयर कर दें, बस राष्ट्रपति घोषणा करेगा 356 का, बस 356 का ये आधार बदल दीजिए, यहाँ भाई 360 का आधार अलग है, 356 का आधार क्या होगा? अनुच्छेद 355 क्या कहता है? संघ का दायित्व है कि वह राज्य की रक्षा बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से करे, ये 355 में है। फिर मैं रिपीट कर दूं, संघ का दायित्व है कि राज्य की रक्षा बाहरी आक्रमण, तो चीन का आक्रमण हो जाता है सिक्किम पे, राज्य रक्षा करेगा, आंतरिक गड़बड़ी से करे, मणिपुर में कोई समस्या हो तो संघ का रक्षा करे। लेकिन उसके बावजूद अगर संघ की सरकार संविधान के, राज्य की सरकार संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर अन्यथा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति शासन शब्द संविधान में नहीं लिखा है, ये व्यवहारिक शब्द है। संविधान में क्या है? यदि शासन संविधान के तंत्र के अनुसार न चलाया जाए, इसका मतलब है कि ये संसदीय अनुमोदन 356 में एज इट इज है, क्योंकि 360 में बदला क्यों? 360 में बदलने का मूल कारण क्या था? का मिसयूज। इसका भी बड़ा मिसयूज हुआ, लेकिन इसके मिसयूज को रोकने का तरीका अलग अपनाया गया। तो संसदीय नियंत्रण 356 में एज इट इज है, यहाँ अंतर है, ये बात स्पष्ट है। यहाँ थोड़ा सा बदल दें, देखिए 360 में क्या क्या चेंज कर दें कि 356 हो जाए, यही चेंज कर दें, मैं दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, यही चेंज कर दे रहा हूँ। अब इसको हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 350, इसको हटा दीजिए, और आप लिखना चाहें जल्दी जल्दी लिख लीजिए। यहाँ है संविधान के तंत्र की विफलता। If government of a state is not carried on accordance with the constitution, तब इसको कहेगा संविधान के अनुसार संचालित नहीं है। 356 हो गया, 356 में आधार ने बदल दिया, संविधान के तंत्र की विफलता। संसदीय नियंत्रण एज इट इज लिख लीजिए, संसदीय नियंत्रण 356 में एज इट इज है, जैसा वो 360 में है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा अनुच्छेद 360 में,
तो सब लिखने के बजाय संसदीय अनुमोदन क्या, जैसा अनुच्छेद 360 में, देखो उससे स्मार्टली काम करिए। आगे बढ़े और सीधा एक सब जैसे अनुच्छेद 360 में। अब अगला ये है, अब 356 का की समयावधि कितनी होती है, इसमें थोड़ा चेंज कर दीजिए कि अनिश्चित काल के लिए नहीं है, क्योंकि ये भी संशोधन 44वें के द्वारा है। अब क्या कर दिया गया है, 356 के अंतर्गत इसकी अवधि कितनी होगी, टेन्योर कितना होगा, इसकी अवधि होगी इसकी अवधि होगी 3 वर्ष। लेकिन इसके साथ ये भी लिख दिया गया है 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। अब एक खास बात देखेंगे, समय सीमा लिख देना कहाँ प्रॉब्लम होती है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ 356 5 साल से ज़्यादा चल गया। अब 5 साल से ज़्यादा चल गया, संविधान आपको बदलना पड़ेगा। इसे संविधान अगर सब कुछ लिख देंगे, छोटी छोटी बातों के लिए आपको बदलना पड़ेगा। पंजाब में 59th अमेंडमेंट लाया गया, पंजाब के लिए स्पेशली। पंजाब में इसलिए आप कभी भी अगर आप देखा आर्टिकल 356 को देखें तो लिखा हुआ है इसका अवधि 3 साल होगी, एक्सेप्ट पंजाब 5 साल। और पंजाब में जब से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, मिलिटेंसी आई, तो पंजाब में इस घटना के कारण स्वाभाविक तौर पर वहाँ पे राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना पड़ा। राष्ट्रपति शासन को 5 साल तक के लिए बढ़ाया गया, वो अपवाद था। लेकिन सामान्य कार्य क्या है, 3 साल, ये केवल पंजाब के लिए था और पंजाब के लिए संशोधन किया गया, बाकी राज्यों के लिए नहीं। लेकिन इसके साथ लिख दिया गया है 3 वर्ष तक बढ़ाने के लिए एक शर्त है, यदि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से ज्यादा यदि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से ज्यादा बढ़ाना है तो 2 शर्तें पूरी करनी चाहिए, देश के किसी भाग में या समूचे राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। और इसके साथ दूसरी कंडीशन होनी चाहिए, निर्वाचन आयोग चुनाव आयोजित करने में असमर्थ हो। निर्वाचन आयोग प्रमाणित कर दे कि चुनाव आयोजित नहीं हो सकता, इसका सीधा मतलब है। लेकिन केवल एक शर्त नहीं होनी चाहिए, दोनों शर्त एक साथ होनी चाहिए कि निर्वाचन आयोग प्रमाणित कर दे कि निर्वाचन नहीं हो सकता, लेकिन साथ में ये भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि देश के किसी एक भाग में या समूचे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है। देश किसी एक भाग में समूचे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है। इसकी अवधि हो गई। तो आप देखेंगे एक मामले में 352, और ये एक ही चीज को अलग अलग एंगल से एक मामले में 352 और 360 जैसे हैं। क्यों, दोनों में निश्चित काल है, वित्तीय आपातकाल हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो, अनिश्चित काल तक लगते हैं। लेकिन इसका 3 साल है और समय सीमा लॉजिकल है। भाई वित्तीय आपातकाल में तो अनियंत्रित परिस्थिति है, भाई आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी इसका गारंटी देना कठिन है। लेकिन संविधान के तंत्र की विफलता का मतलब, अगर सरकार नहीं बन पा रही अगला चुनाव करा लो। सरकार नहीं बन पा रही तो कोई समस्या नहीं है, तो अगले बार चुनाव करा लो, हो सकता सरकार बन जाएगी। न कोई युद्ध का मामला है और न ही कोई वित्तीय रूप में संकट का मामला है। कंडीशन वैसी नहीं है, इसलिए इसकी समय सीमा रख दी गई। यानी कुल मिला के 356 का अगर ज़्यादा मिसयूज होगा तो लोकतंत्र का मिसयूज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई आपातकाल जैसी कंडीशन तो है नहीं। ये मामला है 356 का। अब आपको प्रभाव बता दें कि प्रभाव क्या होगा, संघ पर प्रभाव क्या होगा।
352 होगा। संघीय शासन पर प्रभाव क्या होगा, मूल अधिकार पर प्रभाव क्या होगा, और इसके बड़े लॉजिकल कारण है। अब संघीय शासन पर प्रभाव क्या होगा, तो हेडिंग चेंज कर लीजिए। अनुच्छेद 352, 356, 360 का संघीय शासन पर प्रभाव। इसमें अब ये हमने बोमई केस में बता रखा है, फिर से रिवाइज करिए, भंग होगा नहीं होगा रिवाइज करिए उसको, पर फिर आगे ही बताएंगे। अरे पिछला भी रिवाइज कर रहे हो या खाली सवाल ही पूछ रहे हो? नहीं रिवाइज कर रहे हो तो फिर बता देंगे, पढ़ने पे भी समझ में नहीं आया। अब देखिए, अब आर्टिकल 350, 356, 360 का संघ पर प्रभाव। तो पहला, अगर 352 का देखा जाए, शक्ति का विभाजन निलंबित, डिवीजन ऑफ पावर सस्पेंड हो जाएगा। शक्ति का विभाजन निलंबित होगा। डिवीजन ऑफ पावर सस्पेंड हो जाएगा, वो ध्यान देने की बात है। आप देखो, एक ही शब्द को मैं 3 तरीके से कर सकता हूँ, अब लिखना है तो यहाँ 5 तरीके से लिख दूँ मैं, तो बात समझ लीजिए। इसे बार बार कहता हूँ कि एक ही शब्द को अगर शक्ति का विभाजन निलंबित हो जाएगा, इसका मतलब 7वीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन है। शक्ति का विभाजन निलंबित हो जाएगा, तो क्या इसको आप किसी और भी तरीके से कह सकते हैं क्या? संघीय शासन एकात्मक हो जाएगा, सही बात है। और भी कोई तरीका आपके पास कहने का? भाई एक ही चीज को आप पलट रहे हैं, ये तो एक एक पॉइंट हो गया। राज्य सूची समवर्ती सूची बन जाएगी, सही है गलत है? संघ सरकार को संघ पे, राज्य सूची पे, समवर्ती पे, अवशिष्ट पे, सब पे विधि का निर्माण के अधिकार होगा, सही है गलत है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब शक्ति का विभाजन निलंबित हो गया, तो 7वीं सूची का विभाजन निलंबित हो गया, इसे राज्य सूची समवर्ती सूची बन जाएगी। राज्य की विधानसभाएं रहेंगी, राज्य की विधानसभा रहेगी, लेकिन संसद जब चाहे, इसका मतलब है अनुच्छेद 249 का विस्तार हो जाएगा, कभी भी राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर किसी विषय पर कानून बनाया जा सकता है। इसका मतलब है राज्य विधानसभा संसद के अधीन हो जाएगी, राज्य विधानसभा की संसद के साथ समकक्षता खत्म हो जाएगी। एक ही बात कहने के 5 तरीके हैं। भाई एग्जामिनर कई बार यही तो करता है, जब आप एकदम बार बार एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार, हमेशा सोचे अच्छा इसको हमने इस तरीके से पढ़ते, ऐसे ही पढ़ सकते हैं क्या? इसका मतलब है शक्ति का विभाजन निलंबित होगा, लेकिन राज्य विधानसभाएं बनी रहेंगी। शक्ति का विभाजन निलंबित होगा, लेकिन राज्य विधानसभाएं बनी रहेंगी। लेकिन संसद राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर देगी। राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण करेगी। संसद राज्य को कोई भी निर्देश दे सकती है, अन्यथा निर्देश देने की कुछ सीमा है, आर्टिकल 256। संसद राज्य को किसी भी प्रकार का निर्देश दे सकती है। अन्यथा आप देखेंगे, अन्यथा संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण करते उसकी सीमाएं हैं 249, 252, 253। संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण करते उसकी लिमिटेशन है। सामान्य परिस्थिति में अगर आपको याद होगा,
249, 252, 253, यहाँ सारी लिमिटेशन खत्म। ये सब लिमिटेशन खत्म हो जाते हैं, इसे आपातकाल दिखता है। इसे कहा भी जाता है भारतीय संघीय व्यवस्था सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक और आपातकाल में एकात्मक है। आपातकाल में एकात्मक हो जाती है। ये है 352 का प्रभाव। इसका सीधा मतलब है, बात को और लॉजिकल कही, गवर्नर की शक्ति बढ़ जाएगी। अनुच्छेद 200 में कोई विषय रिजर्व किए जा सकते हैं। सब मामले में अधिकार बढ़ जाएगा संघ सरकार का। अब सवाल है, अगर संघ सरकार राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है, क्या अध्यादेश भी जारी कर सकती है कि नहीं? भाई जहाँ विधि का निर्माण करेगी अध्यादेश भी जारी कर देगी, जिससे राष्ट्रीय समन्वय बना रहे, राज्य संघ के बीच झगड़ा न हो। क्योंकि बाहर के झगड़े से निपटना है, तो बाहर के झगड़े से निपटना है, उसी समय दीदी भी फ्रंट पे आ जाएंगे, बीजू पटनायक भी, तब तो मामला गड़बड़ होगा। दूसरी फिर बात है आर्टिकल 350, इसमें शक्ति का विभाजन तो निलंबित होता ही है, इसमें भी शक्ति का विभाजन निलंबित होता है, लेकिन इसमें विधानसभा भी भंग हो जाती है। अब जब विधानसभा भंग हो गई, तो स्वाभाविक रूप में विधानसभा का सारा काम संघ सरकार करेगी। इसलिए राज्य का बजट कौन पारित करेगी? संघ। राज्य का बजट कौन पारित करेगा? संघ सरकार करेगी। अब सवाल, जब विधानसभा ही भंग हो गई तो लॉजिकल है, मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री रहेगा? मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री बने रहने विधानसभा जरूरी है। ये चीज तार्किक है संबंध। जब विधानसभा ही भंग हो गई तो शासन अपने आप एकात्मक हो गया। जब विधानसभा ही भंग हो गई फिर तो मंत्रिपरिषद रहेगा ही नहीं। विधानसभा भंग हो गई, मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। लेकिन बोमई केस ने यही तो कहा, विधानसभा भंग तब करिए जब सरकार बनाने का विकल्प न हो और संसद के द्वारा 2 महीने की अवधि के भीतर अनुमोदन देने के बाद। सीधे मत करिए। इसलिए यहाँ पर जब विधानसभा भंग हो जाती है तो बाकी सारी बात कहने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो राज्य सूची के विषय पर संसद अध्यादेश जारी करेगी, राज्य का बजट पारित करेगी। निर्देश का जब उसी का शासन है तो बाकायदा 356 लगने पर राष्ट्रपति राज्य की शक्तियां संसद या किसी अन्य संस्था को भी दे सकता है। सामान्यतः राज्य की शक्तियां अभी तक संसद को ही दी जाती हैं, लेकिन राष्ट्रपति को अधिकार है तो सारा प्रशासन अपने हाथ में ले लेगा, उच्च न्यायालय के अलावा। उच्च न्यायालय की शक्ति अपने हाथ में नहीं ले सकता वो। बाकी राज्य के सारे प्रशासन पर नियंत्रण किसका हो जाएगा? राष्ट्रपति का। इसे लोकप्रिय तौर पर इसे राष्ट्रपति शासन कहा गया। जब अनुच्छेद 360 का प्रयोग होता है तो विधानसभा के भंग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन शक्ति का विभाजन नहीं, बल्कि वित्तीय शक्तियों का विभाजन निलंबित होता है। इस समय वित्तीय शक्तियों यानी वित्त का विभाजन निलंबित होता है। सही मायने में कहा जाए, शक्ति का विभाजन निलंबित तो नहीं होता, क्योंकि राज्य को अपनी शक्ति है, संघ के पास अपनी शक्ति है, लेकिन इसका प्रभाव वित्तीय मामलों पर ज्यादा होता है। वित्तीय मामले का मतलब है केंद्रीय करों का विभाजन निलंबित हो जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए, नागालैंड की कंडीशन क्या होगी। नागालैंड हाय तौबा करेगा। कई राज्य तो ऐसे हैं 90% संघ से ही पैसा जाता है, केंद्रीय कर का हिस्सा ना मिले तो बर्बाद हो जाएंगे। उनके पास वो सारा पैसा ही केंद्रीय कर का जा रहा है। केंद्रीय करों का विभाजन निलंबित होगा। अनुदान स्थगित कर दिया जाएगा, जो संघ अनुदान देता है, क्योंकि सवाल है संघ के पास ही पैसा नहीं है। जो संघ द्वारा दिया गया अनुदान है, जो वित्त आयोग की सलाह पे दिया जाता है, केंद्रीय करों का विभाजन वित्त आयोग की सलाह पे होता है, सब निलंबित। राज्य का बजट, राज्य विधानसभा का बजट राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है।
राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। और आप देखिए 360 होगा, विधानसभा भी रहेगी, मुख्यमंत्री रहेगा, मंत्रिपरिषद रहेगा। विधानसभा, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रहेंगे रहेंगे। सारा वित्तीय शक्तियां सब कुछ निलंबित हो जाएंगी। तो वित्त के मामले पर राष्ट्रपति समय समय पर निर्देश दे सकता है कि वित्तीय प्रबंधन बना के रखा जाए। वित्त का सारा मामला निलंबित हो जाएगा। उसका मतलब है, और उसके बाद राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले, यानी यहाँ राज्य का मतलब संघ राज्य दोनों है, संघ और राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी भी पदाधिकारी, संघ राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी भी पदाधिकारी के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी शामिल हैं। एक ही बात लिख दी गई। इसका मतलब है बार बार जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते काटे जा सकते हैं, तो किसी के वेतन भत्ते काटे जा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दी गई है। तो एक बात लिख दी गई, इसका लॉजिकल मतलब है कि फिर दूसरी बात कहने की आवश्यकता है नहीं। तो संघ राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी भी पदाधिकारी की वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसलिए बात याद रखने की है, 360 में मूल अधिकार नहीं खत्म होता, लेकिन पैसा ही नहीं तो कौन सा मूल अधिकार। और यकीन मानिए जितने भी 352 है, 356 है, 360 है, आम आदमियों को इस बात से बहुत कम फर्क पड़ता है कि राज्यपाल चला रहा है शासन है मुख्यमंत्री। लेकिन अगर आम आदमी का पैसा खत्म हो गया, एक मेरे दोस्त हैं, तो 7th पे कमीशन आई, हमने कहा भाई कितना बढ़ा आप लोगों का, कोई बढ़ाया 10% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, ये कोई बढ़ना तो कितना चाहते थे, 100% बढ़ोतरी हो रही। तो सरकारी कर्मचारी कभी सरकार से खुश नहीं रहता, उसको लगता है सरकार जितना भी देती है कम देती है। ये हमारा मनोविज्ञान है। जब जितना दे रहे उतना कम है, उस कम में काट लिया, आप समझ सकते हैं कि इसका पॉलिटिकल परिणाम कितना व्यापक होगा। इसी देश के सामने वित्तीय आपातकाल इसलिए नहीं लगा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी हमेशा। वित्तीय रूप में तो कई बार हम लोटपोट हो गए, 65, 90, मतलब उससे बड़ा कोई संकट आएगा ही नहीं। इसके बावजूद वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ये बात प्रमाणित होती है कि आपातकाल का सारा प्रावधान अपवादिक है, कड़वी दवाई है। इसका प्रयोग यदा कदा किया जाएगा, सामान्य परिस्थितियों में करना इसका प्रयोग संभव नहीं है। इसलिए 352, अब अगर पूछ लिया जाए 352 का फंडामेंटल राइट्स पर प्रभाव पड़ता है, 356, 360 से फंडामेंटल राइट का कोई लेना देना नहीं। फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा, फंडामेंटल राइट एज इट इज रहेगा, वित्तीय आपातकाल रहेगा, मूल अधिकार एज इट इज रहेंगे। लेकिन पैसा ही नहीं है, किस बात का मूल अधिकार। ये संघवाद पे उसका प्रभाव है। तो वित्तीय आपातकाल मंत्रिपरिषद भी रहेगा, मुख्यमंत्री भी रहेगा, ये सब कुछ रहेंगे, क्योंकि यहाँ सरकार बनाने की समस्या थोड़ी है, समूचे देश के वित्त की समस्या है। 356 का मामला क्या है, जहाँ सरकार ही नहीं बन पा रही है, तभी तो संविधान के तंत्र की विफलता है। यहाँ सरकार बनी हुई है, सरकार विधानसभा निलंबित नहीं रहेगी, मुख्यमंत्री रहेगा, मंत्रिपरिषद रहेगी, वित्तीय मामले में सारी शक्तियों का विभाजन समाप्त, वित्तीय स्वायत्ता रहेगी नहीं।